Welcome to your YouTube study channel, Academic Study Center. Now we will discuss about chapter number 4, Structure of a Atom. ठीक है, तो जैसा कि हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आइए चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे पदार्थ जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? पदार्थों और अणुओं से। ठीक है, तो विभिन्न पदार्थ के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। तो जो पदार्थ होते हैं हमारा, उनका अस्तित्व किनके कारण होता है? परमाणुओं के कारण मिलकर, जिनसे जिनसे वो मिलकर बने हैं उन परमाणुओं के कारण होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? कुछ जैसे कि हमारे दो पदार्थ हैं, तो दोनों के परमाणु सेम क्यों नहीं होते? दोनों के परमाणु भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? ठीक है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था? परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं। तो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को और टुकड़ों में नहीं विभाजित किया जा सकता। ये क्या होता है? अविभाज्य और सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है? इस अध्याय में हमें इस प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम अब अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न विभिन्न मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। तो परमाणु के भीतर हमारे कौन कौन से कण पाए जाते हैं और वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणुओं की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। तो 18वीं शताब्दी तक तो ये पता चला कि क्या है, परमाणु हमारा सबसे सूक्ष्मतम है, इसको हम और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि परमाणुओं की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना, कि हमारा परमाणु कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। तो जो हमारे परमाणु हैं उनकी संरचना को क्या है, अनेक प्रयोग करके समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेत में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों में अध्ययन से मिलता है। तो हमारे पदार्थ क्या है, वो अविभाज्य न होने का संकेत उनका कहाँ से मिलता है? स्थिर विद्युत से मिलता है तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों से मिलता है। ठीक है, कि हमारा परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है, इसे और भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पदार्थों में आवेशित कण। तो जो हमारे पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से आवेशित कण होते हैं? पदार्थों में आवेशित कणों चलेगा क्या हो रहा है, तो मैं निष्कर्ष बताता हूँ। इन क्रियाकलापों में हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या है, उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, जो हमारी कंघी थी, इसको हम क्या कर रहे थे, इसको हम अपने बालों में रगड़ रहे थे, तो इस पर क्या आ जा रहा था, इसमें क्या आ जा रहा था, विद्युत आवेश आ जा रहा था। ठीक है, यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिलेगा जबकि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। तो क्या सिद्धांत हमको मिला? परमाणु विभाज्य है और क्या है, आवेशित कणों से मिलकर बना है। तो जो हमारा परमाणु है वो क्या है, जैसे कि पहले हम जान रहे थे पिछले चैप्टर में कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि परमाणु हमारा विभाज्य है और किससे बना है? आवेशित कणों से मिलकर बना है। ठीक है, परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। तो परमाणु विभाज्य है, इसको पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें क्या है, कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिससे कि जे टॉमसन ने पता लगाया था। जे टॉमसन ने क्या पता लगाया था कि हमारा परमाणु में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन 1886 ने क्या किया था, एक नए विकिरण की खोज की थी, जिससे उन्होंने कैनॉल रे का नाम दिया था। कैनॉल रे क्या होती है? एक एक नए विकिरण की खोज की थी, तो उसे उन्होंने क्या नाम दिया था? कैनॉल रे। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। तो कैनॉल रे हमारी क्या होती है? धनावेशित विकिरण, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। तो कैनॉल रे से ही हमारे क्या हुए? अपरमाणु कणों की खोज हुई। ठीक है, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, किंतु विपरीत था। इनका आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश से बराबर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ऋणावेशित था। ठीक है, तो इसका आवेश कैनॉल रे का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु पॉजिटिव। ठीक है, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है, तो जो इनका क्या है, जो एक तो ऋणात्मक था,
एक क्या आ गया, धनात्मक आ गया। ठीक है, इनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 2000 गुना अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को माइनस ई के द्वारा और प्रोटॉन को पी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनमें चार्ज क्या होते हैं, इनका आवेश सेम होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान क्या है, ये 2000 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन चार्ज इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, लेकिन सेम अमाउंट का। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई तथा इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश के लिया जाता है -1। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश क्या है, +1, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, नगण्य है, और इसका आवेश क्या है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। ठीक है, परमाणु हमारा किससे बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। ये अभी आपको शुरुआती जानकारी हो रही है। ठीक है, तो भीतर भाग में होते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा हो गया परमाणु। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी भाग में होते हैं, और प्रोटॉन क्या होता है, भीतरी भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, आसानी से परमाणु से निकाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यह कर परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है, इसका हमें उत्तर नीचे मिलेगा। कब, परमाणु की संरचना। आइए अब हम पढ़ते हैं कि हमारे परमाणु की संरचना कैसी होती है। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। तो हमने अध्याय 3 में क्या पढ़ा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य है और सबसे अविनाशी था। ठीक है, ये हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन परमाणु के भीतर भी दो मूल कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना संबंधी अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि जो डाल्टन ने बताया था कि हमारा परमाणु क्या है, अविभाज्य है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, तो वो क्या हो गई, धारणा यहाँ गलत साबित हो गई कि ऐसा नहीं होता। परमाणु के भीतर भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो हमारे कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे दो कण पाए जाते हैं। अब पता ये लगाना था कि अब ये दोनों कण हमारे क्या होते हैं, ये होता है ऋणावेशित और प्रोटॉन हमारा होता है धनावेशित। चिन्ह में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, आवेश दोनों बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, चिन्ह में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। एक ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए कि परमाणु में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, अब हमें इसका पता लगाना था। तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमारे कौन से वैज्ञानिक आए, जे टॉमसन आए। ठीक है, जे टॉमसन ने अपना सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया कि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो आइए अब उसको देखते हैं। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। जे टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना संबंधी एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्या कहा गया, क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह, और तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धनावेशित क्या था, खाने वाले तरबूज के जैसे होते हैं। तरबूज आपने देखा है, तरबूज क्या होता है, ऐसा। ठीक है, जब हम उसको क्या कर देते हैं, बीच से स्लाइस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या मिल जाता है, ये हमारा कट वाला पोर्शन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये आपका है, और क्या हो गया, आपका तरबूज हो गया, और यहाँ क्या होता है, ये लाल वाला पोर्शन। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, तरबूज के बीजों की तरह क्या होते हैं, इधर उधर रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर परमाणु, ये हमने क्या मान लिया, परमाणु मान लिया। अपने तरबूज के जो हमारा ठोस सिरा होता है, जैसे कि जैसे ये हमारा तरबूज हो गया, इसके जो ठोस हो गए उसको हमने क्या मान लिया, आउटर सरफेस मान लिया। और जो हमारे तरबूज की बीज होती है तरबूज के अंदर, उसको हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन मान लिया। ठीक है, तो आइए अब इसके मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, तरबूज के लाल भाग की तरह बिखरा रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीजों की भांति धसे रहते हैं। ठीक है, तो हमारा इन्होंने क्या बताया कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया। ठीक है, बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तरबूज के बीजों की तरह इधर उधर बिखरे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो गया, और हमारा परमाणु क्या हो गया, धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर उधर बिखरे रहते हैं। ठीक है, ये टॉमसन ने बताया था, सबसे पहला हमारा मॉडल था। टॉमसन थे कौन, तो ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन। ठीक है,
का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के क्रिचिम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको क्या मिला? भौतिक शास्त्र में नोबेल मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ 7 सहभागियों को भी आगे चल के नोबेल मिला। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय था संक्षिप्त। अब आइए देख लीजिए कि थॉमसन ने प्रस्तावित क्या किया। उन्होंने क्या क्या प्रस्तावित किया? परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? धंसे होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि ये हमारा एक परमाणु का गोला है, धनावेशित है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह जगह पे बिखरे रहते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ बताया। ऋणावेशित और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए जो होता है परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो जितना हमारा परमाणु क्या है, जितना इसमें क्या है? धनावेश है। ठीक है, एक धनावेशित गोला है, जितना इसका धनावेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें बिखरे होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है? निगेटिव चार्ज। तो ये मिल के क्या बना लेते हैं? जितने पॉजिटिव हो गए उतने निगेटिव हो गए, तो ये मिल के क्या बना लेते हैं? ये मिल के उदासीन बना लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि हमारा जो परमाणु होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, न तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता जो हमारा परमाणु होता है। ठीक है, यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों को में परिमाणों में को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो विभिन्न प्रयोग और आगे हुए तो उनके बारे में नई नई हमें जानकारियां मिली। ठीक है, तो लेकिन एक थॉमसन की जानकारी क्या थी? जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, ये परमाणु थॉमसन के मॉडल की जानकारी सही थी। अब कौन आए? अब आ गया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने भी क्या किया? अपना एक परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने तो बता दिया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे जो है बिखरे रहते हैं ऐसे, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया? उसको और व्यवस्थित जानने की कोशिश की। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को समान सोने की पन्नी से टकराया गया। तो इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। ठीक है, तो इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली थी। चाहते थे कि सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। तो इन्होंने क्या माना कि जो हमारी सोने की पन्नी थी वो क्या थी? 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? एक सोने की पतली पन्नी को लिया। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण हमारे क्या होते हैं? जिसका इन्होंने क्या कराया था? इन्होंने अल्फा कणों की क्या कराई थी? सोने की पन्नी पर टकराया गया था। ठीक है, तो अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों से पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसलिए इनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, और इनका द्रव्यमान 4u होता है और ये हमारे क्या होते हैं? धनावेशित। तो अल्फा कण क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गए, इनका द्रव्यमान 4u हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए? इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? इससे अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। तो उन्होंने क्या बताया कि जो अपरमाणु कण है वो क्या करेंगे? हमारे अल्फा कणों को विक्षेपित करेंगे। ठीक है, जैसे कि चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए इन्होंने अधिक विक्षेपण की आवश्यकता नहीं की। जैसे प्रोटॉन हमारा हो गया, ये प्रोटॉन से क्या थे? बहुत अधिक भारी थे। ठीक है, तो इन्होंने उससे भी ज़्यादा विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ये प्रयोग कैसे हुआ था ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे क्या है? सोने के परमाणु हैं। ठीक है, ये हमारे सोने के परमाणु है, छोटे छोटे। ठीक है, जो सर्कल में आपको दिख रहे हैं ये हमारे पता करा है इन्होंने अल्फा कण का। ठीक है, ये अल्फा कण इन्होंने इधर से प्रोसेस किया। ठीक है, ये अल्फा कण हमारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारे अल्फा कण क्या हुए? सभी अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। ठीक है, सीधे निकल गए। आप ये देख रहे होंगे हमारे जो मैक्सिमम अल्फा कण है वो क्या कर रहे हैं? सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो अल्फा कण हमारे क्या है? सेंटर से, सर्कल के सेंटर से टकरा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सर्कल के सेंटर से टकराया है, ये हमारा क्या हो गया? विक्षेपित हो गया अल्फा कण। ये वाला क्या हुआ? जो एकदम सीधे सीधे टकराया वो क्या हुआ? उसी मार्ग पर वापस लौट गया। ये वाला अब देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने अलग अलग सिद्धांत
तो इन्हें क्या मिला, इन्होंने क्या करा, अल्फा कणों की बमबारी कराई एक हमारे क्या थे, सोने की पतली चादर पे, ठीक है। तो इन्हें क्या मिला, जो अल्फा कण हमारे क्या थे, जो मैक्सिमम अल्फा कण थे वो क्या हुए, सीधे निकल गए। ये आप देख रहे होंगे कि जो मैक्सिमम अल्फा कण है वो क्या है, सीधे बिना अपने रूट को डाइवर्ट किए वो क्या है, सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं, बहुत मोटे एंगल से, बहुत ज़्यादा एंगल से क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। जैसा कि ये वाला आप देख लीजिए, ठीक है, ये अल्फा कण मारा गया, ये इधर विक्षेपित हो गया, ये अल्फा कण गया और ये इधर विक्षेपित हो गया। एक इन्होंने 12,000 कणों की क्या कराई थी, 12,000 कणों को बमबारी कराई थी। उसमें से एक कण क्या हुआ था कि ये अपने रूट पर वापस लौट गया था, ठीक है। इन्होंने देखा कि ये वाला कण आप देख रहे होंगे, ये वाला कण जिस रूट पे गया उसी रूट पर क्या हुआ, वापस आ गया, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या निष्कर्ष दिए ये पढ़ते हैं हम। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आशा के विपरीत थे, ठीक है। जो उसके परिणाम आए, इन्होंने क्या सोचा था कि मैक्सिमम जो हमारे अल्फा कण है वो क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। इन्होंने ऐसा सोच के प्रयोग किया था, लेकिन जो हमारे परिणाम है वो क्या है, विपरीत। मैक्सिमम अल्फा कण जो हमारे हुए बिना क्या हुए, विक्षेपित हुए, सीधे निकल गए, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा था कि मैक्सिमम हमारे विक्षेपित होंगे, अपने रूट से डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक्चुअल में सारे हमारे अल्फा कण जो थे वो क्या हुए, अपने रूट पे निकल गए सीधे, ठीक है, बिना विक्षेपित हुए। तो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण क्या हुए, सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ अल्फा कण क्या हुए, पन्नी के बहुत मोटे एंगल से क्या हुए, बहुत छोटे एंगल से विक्षेपित हो गए, ठीक है। तो कुछ हमारे क्या हुए, बहुत छोटे एंगल से विक्षेपित हुए, वो भी मैंने आपको दिखाया फिगर में। आश्चर्यजनक रूप में प्रत्येक 12,000 कण में से एक कण क्या हुआ, वापस आ गया, ठीक है। प्रत्येक 12,000 कण में से क्या हुआ, अपने रूट पर वापस आ गया। इन्हें ऐसा कुछ निष्कर्ष मिला। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे कि आप अगर 15 इंच के एक तोप के गोले को टिश्यू पेपर से टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। आपने एक 15 इंच का गोला लिया, ठीक है, और उसे क्या हुआ, एक टिश्यू पेपर से टकराया, वो क्या करे, वापस आके आपको ही चोट दे। तो ये उसी के परिणाम इन्होंने बताया कि ये उसी के समान है। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या हुआ, निम्न परिणाम निकाले। इस प्रकार का जो प्रयोग किया उसके आधार पे क्या था, रदरफोर्ड ने क्या क्या अपने सिद्धांत दिए उसको देख लेते हैं। तो परमाणु के भीतर अधिकतर भाग क्या होता है, खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण क्या हुए, बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे कि ये हमारा परमाणु है, तो इसमें क्या हुए, अधिकतर स्थान खाली हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो अल्फा कण आ रहे थे वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतर भाग खाली हो गया, ठीक है। बहुत कम अपने मत हुए, जिससे यह ज्ञात हुआ कि परमाणु में क्या होता है, धनावेशित भाग बहुत कम होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत कम हमारे जो हुए विक्षेपित हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो धनावेशित परमाणु में भाग है वो बहुत कम है, ठीक है। तो बहुत कम अल्फा कण क्या हुआ, 180 पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर कम आयतन में सीमित होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो धनावेशित भाग है परमाणु का, वो क्या होता है, एक बहुत कम आयतन में क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। जैसे कि इतना आयतन है, इसी में क्या होता है, पूरा धनावेशित भाग सीमित होता है, ठीक है, और बाकी स्थान क्या होता है, परमाणु का खाली होता है, इन्होंने ऐसा बताया। तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक पर, ये हमारा परमाणु हो गया, ये इसका क्या मान लिया गया, नाभिक मान लिया गया, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घाते 5 गुना छोटी होती है, ठीक है, इतनी छोटी ये होती है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार क्या थे, निम्न लक्षण थे। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर क्या दिया, पहले निष्कर्ष दिया, अब इन्होंने क्या किया, नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। की मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र क्या होता है, धनावेशित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया, अब परमाणु का केंद्र क्या होता है, धनावेशित, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। ये हमारा परमाणु हो गया, इसके भीतर ये क्या हो गया, नाभिक हो गया, ठीक है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक में होता है, इन्होंने बताया। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्गतुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, इन्होंने बताया। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। जैसे कि जो परमाणु अगर हमारा इतना बड़ा है तो नाभिक क्या होगा, इतना ही बड़ा होगा। तो जो नाभिक का आकार होता है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया अपने नाभिकीय मॉडल के आधार पर। अब देख लेते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ क्या क्या थी।
तो क्या कमियां हुई इस मॉडल की? वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आवेश अगर गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और क्या हुआ, नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जैसे कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, जैसे कि ये हमारा परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो इस पे क्या हुआ, इस पे इन्हें ये पता चला कि जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा अगर चक्कर लगाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का क्षय करेगा चक्कर लगाते लगाते। ठीक है, जितना चक्कर वो लगाएगा वो अपनी ऊर्जा का क्षय करता रहेगा। मान लीजिए वो चक्कर लगा रहा है, वो अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, क्षय करेगा, और अंत में क्या आएगा, नाभिक में जाकर गिर जाएगा। ठीक है, तो जब वो नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम जानते हैं परमाणु क्या है, स्थायी है। ठीक है, परमाणु का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसका मतलब क्या था कि अगर वो ऐसे घूमता रहेगा तो क्या होगा, वो एक दिन नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहीं पे क्या हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। ठीक है, अब किसका मॉडल आया, बोर का परमाणुविक मॉडल।